नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। एक सैरफ इतिहासकार के नजरिए से जब हम अपने अभिलेखागार यानी आर्काइव्स की गहराई में जाते हैं ना, तो सेलेस्टास की दुनिया के कुछ बहुत ही क्रूर सच और गहरे राज सामने आते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये सत्ता, वर्ग उत्पीड़न और एक ऐसे वर्जित बंधन का दस्तावेज है जिसने हमारे पूरे समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। आज के इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्रूर जाति व्यवस्था से, फिर बात करेंगे ब्लैक विंग विसंगति की, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ताज एक बहिष्कृत के खिलाफ हो गया, कैसे एक इंसान का विद्रोही विकास हुआ, और अंत में हम जानेंगे कि कैसे ये रिश्ता भय और स्वामित्व से कहीं आगे निकल गया। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी दुनिया के इतिहास की उस नींव की, यानी हमारी क्रूर जाति व्यवस्था। अगर हम अतीत को देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ थे सिराफ खुलीन, ये वो लोग थे जिन्हें बिल्कुल फरिश्तों की तरह पूजा जाता था, जिनके पास सचमुच असीमित शक्तियां थीं। और दूसरी तरफ थे बेचारे मानव सेवक, उन्हें बहुत हीन और बस एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता था। उनका वजूद पूरी तरह से इन पंखों वाले कुलीनों के रहमो करम पर ही टिका था। अब इसी व्यवस्था के बीच एक नाम उभर कर आता है, इवेंजेलिना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि इस इंसान को खुद इसके ही परिवार ने धोखा दे दिया था। सोचिए जरा, उसे कुलीनों के हाथों एक बलि के बकरे की तरह सचमुच बेच दिया गया। वो नीलामी के मंच पर खड़ी थी, एकदम असहाय, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हम ऐतिहासिक रूप से ब्लैक विंग विसंगति कहते हैं। यहाँ प्रवेश होता है हेड्स वैलेंटाइन का। अब हेड्स का जो रिकॉर्ड है ना, वो बड़ा अजीब और विरोधाभासी है। बाहर की दुनिया के लिए वो एक खौफनाक और शापित राक्षस था। अफवाहें तो यहाँ तक थीं कि जो भी इंसान उसके करीब जाता है वो मारा जाता है। लेकिन जरा विरोधाभास तो देखिए, अपनी खुद की अंधेरी जागीर के अंदर वो ईवा की जान बचा रहा था। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रख रहा था और इसे इतनी आज़ादी दे रहा था जो किसी और सेराफ ने कभी सोची भी नहीं होगी। पर रुकिए, ये कोई मीठी सी परिकथा नहीं थी। अभिलेखागार में दर्ज उसका एक वाक्य है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम मेरी हो। ये सुनकर ही अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये दिखाता है कि शुरुआत में हेड्स का रवैया कितना अधिकार जताने वाला, जुनूनी और टॉक्सिक था। शुरुआत में ये महज एक इंसान पर पूरा नियंत्रण पाने का एक बहुत ही काला खेल था। लेकिन इस सब के पीछे सत्ता के गलियारों में कुछ और ही पक रहा था। आइए देखते हैं कि कैसे ताज एक बहिष्कृत के खिलाफ खड़ा हो गया। इस व्यक्तिगत कहानी के बैकग्राउंड में एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक जंग चल रही थी। एक तरफ था बेहद अस्थिर राजकुमार सिरिल, जिसकी जिद थी कि हर कोई शाही ताज के सामने घुटने टेके, और दूसरी तरफ हेड्स, जिसने सिरिल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये सीधे सीधे पूरी शाही व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी। अगर हम कुलीन परिवारों की अंदरूनी राजनीति को समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। राजकुमार सिरिल को हेड से इतनी नफरत क्यों थी? इसके बहुत ठोस कारण थे। पहला, हेड्स बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दूसरा, उसके वो अनोखे काले पंख। और सबसे बड़ी बात, हेड्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अंदर ही अंदर सब उससे खौफ खाते थे, पर उसका सम्मान भी करते थे, और यही बात सिरिल को बर्दाश्त नहीं थी। चलिए अब ध्यान वापस ईवा पर लाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान का विद्रोही विकास हुआ। एक इतिहासकार के तौर पर जब हम ईवा ने सफर को देखते हैं तो सच में हैरानी होती है। शुरुआत में वो बस एक डरी सहमी लकवाग्रस्त सी सेविका थी, लेकिन फिर महीनों तक उस मनोवैज्ञानिक तनाव में रहने के बाद उसमें जो बदलाव आया वो कमाल का था। वो इतनी मजबूत बन गई कि शक्तिशाली सिरैफ से आंख मिलाकर बात कर सके। ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं थी, ये अपनी पहचान वापस छीनने की कहानी थी। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या समाज ही असली राक्षस था? क्योंकि जरा सोचिए, ईवा एक ऐसे शख्स के साये में महफूज थी जिसे दुनिया दानव कहती थी, और वो उन कुलीनों से बची हुई थी जिन्हें फरिश्ता कहा जाता था। तो नैतिकता असल में क्या है? वो काले पंखों वाला सिराफ बुरा था, या वो समाज जिसने एक जिंदा इंसान को बोली लगाने के लिए मंच पर खड़ा कर दिया था? तो ये सब हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, जो है भय और स्वामित्व से परे जाना।
यहाँ आकर हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बहुत ही गहरे और रहस्यमयी हो जाते हैं। देखिए, हेड्स सिर्फ एक विद्रोही कुलीन नहीं था। अभिलेखागार में हमें अप्राकृतिक दर्पणों, अंधेरे जीवों और वर्जित जादू के भयानक दस्तावेज मिलते हैं। ऐसा लगता है कि हेड्स उन प्राचीन रहस्यों, शापित रक्त रेखाओं और गहरे भावनात्मक घावों से जुड़ा हुआ था जिन्हें सेराप समाज ने सदियों से दफन करने की कोशिश की थी। इन्हीं सब के बीच इन दो बहिष्कृत लोगों ने कुछ ऐसा बना लिया जिसने पूरे समाज की जड़ें हिला दी। अगर हम इस रिश्ते को देखें तो ये एक पिंजरे जैसे डर और कठोर स्वामित्व से शुरू हुआ, फिर ये एक बहुत ही खतरनाक भावनात्मक निर्भरता में बदल गया और अंत में एक बेहद जटिल लेकिन एकदम सच्चा आत्मा का बंधन बन गया। हम इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें ये समझाता है कि कैसे एक बहुत ही खौफनाक और जहरीली शुरुआत धीरे धीरे एक ऐसे गठबंधन में बदल गई जो सिर्फ साम्राज्य के लिए ही खतरा बन गया। इवा अब राजनीति का एक अहम मोहरा बन चुकी थी और हेड्स ने उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। और आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब एक पूरी तरह से टूटी हुई व्यवस्था ही ये तय करने लगे कि कौन राक्षस है और कौन रक्षक, तो क्या सच्चा विद्रोह सिर्फ अंधेरे में ही किया जा सकता है? ये सवाल आज भी हमारे अभिलेखागारों में गूंजता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे खौफनाक माने जाने वाले काले पंखों ने ही एक असहाय इंसान को सबसे सच्ची पनाह दी। इतिहास सिर्फ जीतने वालों का ही नहीं होता, कभी-कभी ये उन लोगों का भी होता है जो बस उस घने अंधेरे में लड़ना सीख जाते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।